देखिए बच्चों, हम किसी भी डाईपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ा था कि किसी भी डाईपोल के एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता था, 1/4πε0 P/r²। ये किसी भी डाईपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था उसको हमने कैलकुलेट कर चुके थे। इसके अलावा हमने जो कैलकुलेट किया था कि किसी भी डाईपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी उसकी वर्टिकल लाइन के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता था उसको हमने कैलकुलेट किया था 0। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट है वो किसी डाईपोल के फ्री पॉइंट पे रखा हुआ है। फ्री पॉइंट मतलब ना तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक डाईपोल है, ठीक है, जिसकी हम मान लेते हैं कि ये जो वाला चार्ज है नेगेटिव चार्ज हो गया, क्यों, ये वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो मान लेते हैं 2a के बराबर है। अब मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट P है, हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है जो इस डाईपोल से थीटा एंगल पर है। तो देखिएगा, ये जो पॉइंट P है ना तो इस डाईपोल के वर्टिकल लाइन पर है और ना ही इसके एक्सियल लाइन पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट P जो कि फ्री स्पेस में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वजह से कितना डाईपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, ये वाला डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाईपोल के फ्री पॉइंट पर कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो डाईपोल है, ये जो डाईपोल हमने कंसीडर किया है, मान लेते हैं AB ये डाईपोल है, इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट मीन्स कि मान लेते हैं कि ये जो डाईपोल ओरिजिनल डाईपोल है, इसका डाईपोल मोमेंट कितना है, P मान लेते हैं, इसका डाईपोल मोमेंट P है। तो देखिएगा, इस डाईपोल के लिए थीटा के अलोंग जो डाईपोल मोमेंट होगा, मान लेते हैं कि वो कितना हो जाएगा, आपको पता है एंगल के साथ कितना हो जाएगा, P cos थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, P cos थीटा। इस ओरिजिनल डाईपोल के थीटा एंगल पर, जो इसका थीटा एंगल वर्टिकल कितना हो जाएगा, जो एंगल थीटा होता है वो हमेशा कौन सा होता है, कोस थीटा। और मान लेते हैं कि इस डाईपोल का जो परपेंडिकुलर है ये वाला, हम मान लेते हैं ये कितना हो गया, P sin थीटा। तो ये जो ओरिजिनल डाईपोल AB था, हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया एज P cos थीटा एंड P sin थीटा। अब देखिएगा, अब इस P पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं कि ये P पॉइंट है, इस P cos थीटा की तो एक्सियल लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है और P sin थीटा के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है। ये 90 डिग्री हो गया यहाँ से। तो देखिएगा, हमें पता है कि किसी भी लैंग्वेज आपको, ठीक है, लिख लेना खुद की, कंसीडर ए डाईपोल AB प्लेस एंड दैट्स लेंथ इज 2a एंड ए पॉइंट P एग्जिस्ट एट एंगल थीटा फ्रॉम द इट्स सेंटर। ठीक है, अब देखिएगा, वी नो दैट द डाईपोल मोमेंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाईपोल इज रिप्रेजेंट एज V इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। ये एक्सियल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो P है वो P ना होके कितना हो रहा है, यहाँ पर जो P है वो P cos थीटा में कन्वर्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये जो डाईपोल मोमेंट है वो कितना है, P cos थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P cos थीटा। और जो डाईपोल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो कितना होता है, आपको पता है, 0 होता है। ठीक है, चाहे वो P sin थीटा हो चाहे कुछ भी हो, हमने प्रूव कर चुके हैं कि कितना होगा, 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नेट निकालेंगे V, तो वो कितना हो जाएगा, V एक्सियल का हो जाएगा प्लस V परपेंडिकुलर का हो जाएगा। तो यहाँ से V निकालेंगे, V एक्सियल कितना होता है, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r² प्लस 0। तो यहाँ से जब हम एट एनी पॉइंट पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ए इलेक्ट्रिक डाईपोल एट एनी पॉइंट फ्रॉम द डाईपोल। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब इसी से हम निकाल सकते हैं। अगर देखो
ये जो डाइपोल है, ये जो पॉइंट P है, अगर यहाँ पर है, चाहे इधर मान लेते हैं एक्सियल लाइन पर है या यहाँ पे है, ठीक है, तो उस टाइम कितना हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला निकल के आ जाता है ये वाला। अगर इसको हम परपेंडिकुलर लेंगे तो कोस 90 कितना हो जाएगा 0, तो वापस से कितना हो जाएगा 0। तो ये एक ही जनरल फॉर्मूला बन गया किसी भी डाइपोल के लिए। अब इस फॉर्मूले से हम उसके परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, एक्सियल पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ठीक है ना, सॉरी V स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, हमें किसी भी पॉइंट पे, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि कोई चार्ज Q है, ये कोई चार्ज Q रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है, ये पॉइंट O पर रखा हुआ है, ठीक है। और इससे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट A एग्जिस्ट कर रहा है और एक पॉइंट B एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कि अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। भाई पॉजिटिव से तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिएगा, अब देखिए हम किस, यहाँ पर एक हमारा टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0। इस Q0 को मान लेते हैं हम A से B डिस्प्लेस करते हैं dr डिस्टेंस से। तो देखिएगा, मान लेते हैं A और B ये दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं इस चार्ज प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। और मान लेते हैं 2 पिन, और जो पॉइंट A का है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमने क्या माना है VA है, और जो पॉइंट B पर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है VB है, ठीक है। तो हम पॉइंट A और B के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA हम मान लेते हैं वो कितना है DV है या डेल्टा V, दोनों ही सही है। किसी बुक में DV से रिप्रेजेंट कर रखा है उसको, किसी बुक में डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, जब इस टेस्ट चार्ज Q0 को हम मूव कराते हैं A से B की ओर, ठीक है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और हम क्या कर रहे हैं, इसको A से B की ओर मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस टेस्ट चार्ज पर इस वाले चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, F इक्वल टू Q इंटू E होता है। लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि जो फोर्स है हम जो डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, यानी हम उसको अगेंस्ट द फोर्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा Q इंटू E हो गया। तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क कितना हो जाएगा, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो QE डॉट DR, ये क्या हो गया, वर्क हो गया, QE डॉट DR। अब देखिएगा, वर्क के लिए हमें पता है कि किसी भी जो टेस्ट चार्ज को मूव करने पर A से B मूव करते हैं तो हम वर्क के लिए दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। हमने यहाँ पे पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से अगर हम W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से देखिएगा, चार्ज Q0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, या W इक्वल टू Q0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किससे कंसिडर किया है, DV से, ठीक है, या डेल्टा V से। अब देखिएगा, हम इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, दोनों W के लिए है, दोनों इक्वेशन वर्क के लिए है। तो हम इक्विलेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्विलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि माइनस Q डॉट DR इक्वल टू Q0 डॉट DV, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, E इक्वल टू कितना हो गया, माइनस DV अपॉन DR। सो DV अपॉन DR नोन एज द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद
रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी dv अपॉन dr। ये डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स पोटेंशियल का जो डिफ्रेंशिएशन है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, या डिस्टेंस के रिलेशन में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। और इसी क्वांटिटी को हम यहाँ पर दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब इस इक्वेशन थर्ड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ई की अगर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अलग से और होती है, पिछले चैप्टर में तो हमने अलग पढ़ा है, ठीक है, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, भी हम पढ़ते थे F इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो यहाँ से ई कितना होता है, F अपॉन क्यू, यानी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक यूनिट और निकल के आ रही है, वोल्ट पर मीटर, तो ये भी क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है। कई आपने फर्स्ट चैप्टर के कई क्वेश्चनों में देखा होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर दिया होता था, तो एक दो बच्चों ने पूछा कि सर ये यूनिट कहाँ से आई, तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें ये क्लियर होगा कि कहाँ से आती है यूनिट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट नामक जो फॉर्मूला होता है वहाँ से निकल के आती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको याद रखना है कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद देखिएगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी भी स्फेरिकल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये कोई स्फेरिकल सेल है आपके पास, ये स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और मान लेते हैं इसकी रेडियस जो आर है, ठीक है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ कहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि वो पॉइंट पी इस सेल से ज़्यादा बाहर हो सकता है, यानी जो आर है वो ग्रेटर देन किससे हो सकता है, रेडियस ऑफ स्फीयर से। तो उस केस में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया कि जब वो पॉइंट पी कहाँ पर हो, सॉरी क्यू अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, ये तो डाइपोल के लिए होता है पी, ठीक है, क्यू अपॉन आर, ये कहाँ पे हो जाएगा, जब आर का क्या हो, ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी रेडियस से ज़्यादा हो। सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये पॉइंट पी है, इसके सर्कमफेरेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में जो आर है वो किसके बराबर हो जाए, आर उस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि ये जो पॉइंट पी है ये इसके इनसाइड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो देखिए यहाँ से और यहाँ से ये वाला किसके लिए, r इक्वल टू आर के लिए, और ये r लेस देन r के लिए। यहाँ से और यहाँ से क्या पता लग रहा है कि किसी भी स्पेयर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। v क्या होता है, कांस्टेंट होता है, v क्या होता है, कांस्टेंट। तो किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा होता है, कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और इस सेल से आउट में जब चलते हैं तो उस टाइम क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है डिस्टेंस के साथ। अगर यहाँ से हम ग्राफ खींचते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v और r के बीच में, किसकी रिस्पेक्ट में, फॉर द सेल, ठीक है, तो उस केस में देखिएगा जब तक हम r छोटा होता है r से, माने तो इस पॉइंट तक, तो उस पॉइंट तक क्या होता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम कब, जब r इक्वल टू आर पर, उसके बाद डिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी r ग्रेटर देन r के केस में क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये ग्राफ किसके लिए होता है, फॉर द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिएगा इक्विपोटेंशियल नाम से पता लग रहा है इक्वल
एंड पोटेंशियल, यानी वो किसी कोई सरफेस, वो सरफेस जिसका पोटेंशियल क्या हो, सेम होता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि हमें पता है कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यानी यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालते हैं पोटेंशियल और डिस्टेंस का, तो वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। लेकिन इक्वी पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी, जैसे ये कोई भी चार्ज है, जैसे हम मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अगर हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं ए और बी, अगर वी ए यहाँ पर जो पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, वी बी, अगर वी बी माइनस वी ए अगर जीरो आता है, यानी उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो आता है, यानी जितना पोटेंशियल पॉइंट ए पर है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट बी पर है। तो डिस्टेंस के अलोंग देखो, यहाँ से इसके लिए जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट आ रही है, लेकिन पोटेंशियल अगर दोनों का सेम है, उस सरफेस को क्या बोलते हैं हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एनी सरफेस दैट हैज़ द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स प्लेन नोन एज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो जहाँ पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं कि पहली तो क्या होती है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। क्यों, देखो वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू, अगर हम बात करें चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, यानी डेल्टा V। लेकिन यहाँ पर देखो डेल्टा V कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये ध्यान रखना कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी भी चार्ज को मूव कराने पर हमें कोई वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता, यानी नेट वर्क कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें कि जो इक्वी पोटेंशियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा किसके नॉर्मल होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें कि थर्ड टॉपिक कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों, अगर कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको पता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी। लेकिन आपको पता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, तो ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है।